हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण दुबे प्रगति इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो हम सबको पता है भाई कि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा पार्ट 9 क्या आ गया है, पार्ट 9। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 9 है, ठीक है, भाग 9, उस भाग 9 का नाम क्या था? पंचायती राज। सबको पता है। और मैंने कल बता भी दिया था कि ये जो पंचायती राज कानून है, इसे भाग 9 में कब जोड़ा गया? 1993 में जोड़ा गया। कौन से संशोधन करके जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई। इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? 243A से लेकर के 243O तक के अनुच्छेद हैं। ठीक, इसमें मैं आपको ए पढ़ा दिया, बी पढ़ा दिया, सी डी ई एफ जी, इतने आर्टिकल्स को मैंने कल आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो 243 क्या आएगा? ई ए बोलो, ई एच क्या आएगा? एच। तो हम यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। 243H। ठीक है, ऐसे भी तुम लोगों को डाउट था क्या? तो 243H क्या है समझना। शायद थोड़ा बहुत बता गया था। कर आरोपित करने की शक्ति। क्या है? कर आरोपित करने की शक्ति, मतलब टैक्स आपका लगाने का पावर है। ठीक है भाई। तो 243H में लिखिएगा कर अधिरोपित करने की शक्ति। ठीक है, कर अधिरोपित करने की शक्ति। ठीक है रे भाई, कर अधिरोपित करने की शक्ति। तो 243H, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं? 243H। आपके जो 3 लेयर के पंचायत हैं, पहला लेयर कौन है भाई? ग्राम। दूसरा लेयर कौन है भाई? जनपद। और तीसरा लेयर कौन है भाई? जिला। इन लेयरों को अपने विकास कार्यों के लिए अपने क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों पर टैक्स लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। यहां तक स्पष्ट हो गया? तो याद रखना, कल थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी तुम लोग को टैक्स के बारे में बताया था। कि मैंने बताया था जैसे कि लोग लाइट टैक्स लगा सकते हैं, बताया था कि नहीं? प्रकाश कर। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि एक टैक्स होता है जिसका नाम होता है चुंगी कर। क्या है? चुंगी कर। चुंगी कर को आप एक तरह से बोल सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स। क्या है वो? इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स। जैसे अगर कोई सामान गांव की सीमा से ले जाया जाता है या गांव की सीमा में लाया जाता है, तो अपने सीमा पर लाने के लिए चुंगी कर लगा सकता है। ठीक है, उसके अलावा तुम सबको पता है कि यदि किसी गांव में मेला या बाजार भरता है, तो मेला या बाजार पर भी क्या लिया जाता है? शुल्क। उसे टैक्स नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? शुल्क। तो इसे कहेंगे शुल्क। शुल्क और कर में अंतर होता है। इंग्लिश में शुल्क को कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। और कर को क्या कहते हैं? टैक्स। ठीक है भाई। तो पंचायतों को टैक्स और शुल्क दोनों तरीके से क्या मिलता है? आपको इनकम की प्राप्ति होती है। तो प्रकाश कर लगा सकते हैं, चुंगी कर लगा सकते हैं। मैंने एक और टैक्स के बारे में बताता हूं जिसका नाम है रॉयल्टी। क्या नाम है? रॉयल्टी। जैसे किसी गांव में रेत का खनन होता है, किसी गांव में मुरूम का खनन होता है, किसी गांव में पत्थर का खदान होता है, तो वहां से पत्थर का खनन होता है। तो मुरूम, पत्थर, रेता आदि के बेचने पर जो एक हिस्सा मिलता है, उस हिस्से को कहते हैं क्या? रॉयल्टी। तो ग्राम पंचायत, जनपद या जिला पंचायत को रॉयल्टी टैक्स मिलता है। आपका प्रकाश कर मिलता है। आपका क्या मिलता है? चुंगी कर मिलता है। ठीक है, बाजार या मेला भरता है तो क्या होता है? उनको शुल्क उन लोग लगा सकते हैं। तो जितने प्रकार का भी टैक्स होता है, हालांकि हम वहां पर भवन टैक्स लगाने का भी उनके पास शक्ति होता है। शमशान घाट पर आपका टैक्स लगाने का शक्ति होता है। ठीक है, लेकिन ये सारे टैक्स पंचायत जनरली लेती नहीं है, उनको राज्य सरकार से सहायता अनुदान मिल जाता है। लेकिन ये पावर है। और बोले कि किसमें पावर है, तो आर्टिकल नंबर क्या है? 243H। याद रहेगा। तो जी में शक्तियां थी, एच में क्या है? टैक्स लगाने की शक्ति। एच में क्या हो गया? टैक्स लगाने की शक्ति। एच फॉर हक। क्या बोलोगे? एच फॉर हक। तो कर लेना उनका क्या है? हक है। तो एच फॉर हक, जी फॉर पार्ले जी। बताया था ना आपको, पार्ले जी मतलब शक्ति। ऐसे ही कोड बना बना के आपको क्या करना है? याद करना है, तब जाकर क्या होता है। अब आते हैं 243 क्या? आई। क्या आते हैं? 243 आई। तो ध्यान समझेगा, 243 आई में स्टेट फाइनेंस कमीशन का वर्णन है। किसका वर्णन है? स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो राज्य वित्त आयोग। क्या हो गया रे भाई? राज्य वित्त आयोग। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? स्टेट फाइनेंस कमीशन। क्या बोलते हैं? स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, अब स्टेट फाइनेंस कमीशन आपका केंद्र में भी होता है,
सॉरी सेंट्रल फाइनेंस कमीशन आपका केंद्र में भी होता है और स्टेट फाइनेंस कमीशन हर अलग अलग राज्यों में होता है। अब इस बात को समझना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं, देखिए ध्यान से। जैसे सबसे ऊपर में जो हमारा गवर्नमेंट है वो कौन है, केंद्र सरकार। उसके बाद जो दूसरा गवर्नमेंट है उसका क्या नाम है, राज्य सरकार। और राज्य सरकार के नीचे हमारी क्या होती है, स्थानीय सरकार। क्या बोलते हैं, स्थानीय। अब याद रखिएगा, आप लोकल गवर्नेंस करेंगे तो उसमें नगर और गांव दोनों आएगा, नगर और गांव दोनों आएगा। जब तक आप स्पेशली पंचायत नहीं कहेंगे तब तक गांव का बोध नहीं होगा, और जब तक आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या अर्बन नहीं कहेंगे बॉडी, तब तक आपका नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका का बोध नहीं होगा। अगर आप लोकल गवर्नेंस कर रहे हैं तो उसमें दोनों आता है, अर्बन भी रूरल भी, अगर आप लोकल गवर्नेंस कहे तो। लेकिन आपने पंचायत कह दिया तो सेपरेट क्या हो गया, ग्राम, जनपद, जिला। आपने नगर निगम, नगर निकाय कह दिया तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ठीक। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कहा है, स्थानीय। तो स्थानीय मतलब कौन आएगा, दोनों, गांव भी आएगा और नगर भी आएगा। तो गांव का प्रशासन और नगर का प्रशासन, तो समझिएगा। तो अब क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसे देते हैं, ठीक भाई। जैसे आप समझो कि कोई भी टैक्स आप लोगे तो उस टैक्स को, जैसे भारत में पूरे भारत का टैक्स केंद्र सरकार के पास जाता है, पर राज्य के पास तो केवल अपने राज्य बस का टैक्स आएगा ना भाई। छत्तीसगढ़ के पास छत्तीसगढ़ के भूभाग का ही टैक्स आएगा, पर भारत के पास तो एमपी, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्रा, केरल, तमिलनाडु सबका टैक्स जा रहा है। तो सोर्स ऑफ इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादा होगी कि स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा होगी। उसी तरह से यदि आप पंचायत के मामले में देखें कि किसी पंचायत को तो उसको अपने एरिया से ही टैक्स मिलेगा, पर छत्तीसगढ़ को तो पूरे राज्य से टैक्स मिलेगा। क्लियर हो गया। तो सरकार को जो केंद्रीय पूल में पैसा मिलता है, केंद्र की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो केंद्र सरकार अपने राज्यों को अपने केंद्रीय पूल के इनकम का कितना परसेंटेज शेयर करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने केंद्रीय पूल का कितना पैसा, ठीक है, शेयर करेगा। इसका रिकमेंड करने के लिए राष्ट्रपति एक फाइनेंस कमीशन बनाता है जिसका नाम होता है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। क्या नाम होता है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, केंद्रीय वित्त आयोग। क्या बोलेंगे, केंद्रीय वित्त आयोग। और केंद्रीय वित्त आयोग का जो वर्णन है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 280 में है। किसमें है, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 280 में। तो केंद्र के द्वारा राज्यों को कितना परसेंटेज पैसा केंद्रीय पूल से दिया जाएगा, इसका रिकमेंड करने के लिए 280 आर्टिकल में आपका क्या है, केंद्रीय वित्त आयोग। और केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। कितने साल में करता है, 5 साल में। कितने साल में, 5 साल में। और इसका काम केवल क्या है, रिकमेंड करना, सुझाव देना। क्या सुझाव देना, कि कितना परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट्स को देना है। तो सरकार के आय को पढ़ता है और आय को पढ़ लेने के बाद सुझाव देता है कितना पैसा आप किसको शेयर करो, राज्यों को करो। यहां तक बातें स्पष्ट हुई कि नहीं स्पष्ट हुई, पक्का। लेकिन वही काम जब राज्य की बारी आएगा तो राज्यों को भी तो स्थानीय गवर्नेंस को अर्थात लोकल गवर्नेंस को पैसा देना है, पंचायतों को देना है और नगरों को भी देना है। तो कितना पैसा राज्य, पंचायत और नगर निकायों को देगा, इसका सिफारिश करने के लिए 243I के तहत राज्यपाल हर 5वें साल में क्या बनाता है, राज्य वित्त आयोग। समझ में आ गया। ऊपर क्या होगा, केंद्र वित्त आयोग, और दूसरा क्या होगा, राज्य वित्त आयोग। केंद्रीय वित्त आयोग कौन सा अनुच्छेद में है, 280। राज्य वित्त आयोग 243I में है। केंद्रीय वित्त आयोग ये बताएगा कि केंद्र कितना पैसा राज्य को देगा। जैसे मान लो उसको पूरा भारत से 100% का इनकम हुआ, तो परसेंटेज बात होती है कि 100% इनकम का 42% देगा, 38% देगा। समय समय के हिसाब से वो घटते बढ़ते रहता है, ठीक है, क्लियर हो गया। वैसे राज्य को जो 100% इनकम हुआ, उस 100% इनकम में से कितना परसेंटेज जो लोकल गवर्नेंस को ट्रांसफर करेगा, इसका रिकमेंड कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, तो अब सबसे पहले सवाल पूछेगा कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, राज्यपाल। कितने सालों में, 5 सालों में। तो कार्यकाल कितना हो गया, 5 साल हो गया। राज्य वित्त आयोग का क्या काम है कहेगा तो राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले, राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले राशि की सिफारिश करना, राशि की सिफारिश करना। अब चूंकि हम ग्राम पंचायत पढ़ रहे हैं तो स्थानीय निकाय को शब्द को हटा दो और सीधा सीधा बोल दो क्या,
पंचायतों को, सीधा सीधा क्या बोल दो, पंचायतों को, तो हम क्या बोलेंगे, राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों को दिए जाने वाले राशि के परसेंटेज की क्या करना, सिफारिश करना। तो सिफारिश करने का काम किसका है, राज्य वित्त आयोग का। पर यहां पर एक ट्विस्ट है, केंद्र देता है राज्यों को, राज्य देता है स्थानीय निकायों को, तो राज्य स्थानीय निकायों को कितना परसेंटेज देगा इसकी सिफारिश राज्य वित्त आयोग करेगा, बट डिक्लेरेशन घोषणा कौन करेगा, केंद्रीय वित्त आयोग करेगा। इसीलिए यहीं पर फंसता है बच्चा कि पंचायतों को राज्यों द्वारा दी जाने वाली राशि की घोषणा कौन करता है, एक केंद्र वित्त आयोग, बी राज्य वित्त आयोग, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय वित्त आयोग क्या आएगा, केंद्रीय वित्त आयोग। लेकिन अब घोषणा को बदल के सिफारिश कह दे कि पंचायतों को दी जाने वाली राशि, राज्यों के द्वारा पंचायतों को दी जाने वाली राशि की सिफारिश कौन करता है, सेम ऑप्शन, केंद्र वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बारीकी अंतर समझ में आया, एक बारीकी, कई बार दिमाग से उतर जाएगा तो बहुत नुकसान पहुंचाएगा आपको, ठीक है। तो हम कोचिंग सेंटर्स वाले या टीचर्स का यही रोल होता है कि हम आपको उन बारीकियों की ओर ध्यान करा पाते हैं, ठीक है। बाकी तो सब इजी है, उसमें राष्ट्रपति बनाएगा, इसमें राज्यपाल, वो भी 5 साल, यही 5 साल, वहां केंद्र से राज्य को और यहाँ राज्य से स्थानीय निकायों को, ठीक है। पक्का, कोई डाउट और किसी को नहीं है, ठीक। तो ये खत्म हो गया आपका क्या, राज्य वित्त आयोग। अब अगला सवाल करेंट का कि छत्तीसगढ़ में अब तक कितने वित्त आयोग बने हैं, 4, क्या 4। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे टी.एस. सिंहदेव, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, टी.एस. सिंहदेव। वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं सर्जियस मिंज, कौन है, सर्जियस मिंज। तो 4 हो गए, पहला और अंतिम को याद रखना है, दूसरा तीसरा को नहीं याद करना है। तो पहला कौन हो गया भाई, केंद्रीय राज्य वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष कौन हो गया, टी.एस. सिंहदेव। क्या डाउट है, पहले का अध्यक्ष, वित्त आयोग का पहले का अध्यक्ष कौन है, टी.एस. सिंहदेव, ठीक है। और अभी का कौन है, सर्जियस मिंज, सर्जियस मिंज, लिख लिए, ठीक। सर्जियस मिंज। उसके बाद आ गया क्या आपका, बढ़े आगे, 243 आई के बाद 243 जे, जे फॉर जांच। अरे सर्जियस मिंज तो नहीं लिखा पाए, ये देखो ऐसा लिखा आएगा, सर्जियस मिंज, सर्जियस मिंज लिख लिए। चौथे वित्त आयोग का भी वर्तमान में है उसका, ठीक है। और पहले का कौन थे, टी.एस. सिंहदेव, ठीक। मेन काम वही है, लेकिन बीच में यदि राज्यपाल कोई दूसरा वित्तीय मामले का काम देता है तो भी करना पड़ेगा, ठीक है। सलाह देना पड़ेगा राज्य को कि राज्य की वित्तीय स्थिति कैसे अच्छी रहेगी, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसा अच्छा रहेगा, उसको लेकर के सलाह राज्य सरकार को दे सकता है। राज्यपाल यदि उसको कोई और काम दे दे, ठीक है, तो वो भी करेगा, लेकिन सिर्फ वित्तीय मामले का काम करेगा, ठीक है। और मेन काम तो वही है जो आपको एक वर्ड में याद रखना है कि राज्यों के द्वारा पंचायतों को दी जाने वाली राशि की सिफारिश करना, अध्ययन करके कि कितना % राज्य को पंचायतों को शेयर करना है। अच्छा, मान लो कहा मैंने 42% शेयर करना है, तो ऐसा मत समझ लेना कि एक पंचायत को 42%, मतलब सरकार को यदि 100 रुपए मिला तो वो 68 रुपए खुद रखेगा, 42 रुपए पंचायतों में बांटेगा। अब 42 रुपए में यदि जितने पंचायत है सबको बांटेगा अपन, लेकिन हम जब 42% कहते हैं तो समझ रहे हो ना, यहाँ ये अरबों में बात होगी, ये किस में बात होगी, अरबों में। मतलब सरकार अगर अपना 42% तुमको दे तो तुम्हारे कम से कम 10 पीढ़ी को बैठे बैठे खाना पड़ेगा, कोई कमाना नहीं पड़ेगा। एक साल का 42%, यहाँ तो हर साल का 42% की बात आ रही है समझ में आया ना। तो कई हजार करोड़ में होता है 42%, ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक पंचायत को मिलता है ऐसा मत सोचना। 42% जितना भी करोड़ होगा वो जितने भी गांव के पंचायत होंगे, जितने भी राज्य के पंचायत होंगे उन सब में बटेगा। स्पष्ट है बात भाई, ठीक। अब आते हैं 243 जे, क्या आते हैं 243 जे, तो जे फॉर जांच, 243 जे, तो जे फॉर क्या हो गया, जांच। अब जे फॉर जांच को ध्यान समझिएगा, आप लोगों ने किसी ने व्यापम के ऑडिटर का पेपर दिया है, व्यापम के द्वारा एक पोस्ट निकाली जाती है जिसका नाम होता है ऑडिटर, और ऑडिटर पेपर सरल होता है। क्यों, मतलब
अब सबके लिए तो नहीं होता क्योंकि उसमें हिंदी 100 नंबर का आता है। हिंदी कितने नंबर का आता है? 100 नंबर का। एक पेपर हिंदी होगा जिसमें 100 नंबर का हिंदी आएगा और एक पेपर में पूरा जीएस रहेगा। 2 पेपर होता है और जूनियर ऑडिटर सीनियर ऑडिटर का पोस्ट होता है, आपका व्यापम लेता है, ठीक। उसके ऊपर जूनियर के ऊपर सीनियर, सीनियर के ऊपर सीधा होता है असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल ऑडिट फंड, उसकी भर्ती पीएससी के थ्रू होती है, ठीक है। अभी आप कलेक्ट्रेट में कंपोजिट बिल्डर जाएंगे तो उसमें ऑफिस है, एक ऑफिस जिसका नाम होता है स्थानीय निधि संपरीक्षा। क्या नाम होता है? स्थानीय निधि संपरीक्षा। संपरीक्षा का मतलब होता है ऑडिट, समझिएगा। तो स्थानीय निधि संपरीक्षा एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। स्थानीय निधि संपरीक्षा, ये आपका र लिखा गया है, गलत है ना, संपरीक्षा। अब समझिएगा, इस डिपार्टमेंट के द्वारा पंचायत के जो आय व्यय होते हैं पैसा, उसकी जांच की जाती है, ठीक। तो पंचायत के लोग जो आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं, उस आय व्यय के ब्यौरा को बोलते हैं लेखा। क्या कहते हैं? लेखा। अपन इंग्लिश में इसको कहते हैं अकाउंट। क्या कहते हैं? अकाउंट। और हिंदी में क्या बोलते हैं? लेखा। अब लेखा तो एक तो होगा नहीं, एक तो अकाउंट तो होगा नहीं, अलग अलग मत से पैसे आते हैं। मत समझते हो? लेजर मेंटेन करना पड़ता है। जब आप लोग कभी खैर काम नहीं किए, जब शासकीय सेवा में जाएंगे तो 3 डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक लेजर, एक कैश बुक, समझ में आ रहा है ना? एक लेजर होता है, एक कैश बुक होता है और एक और नाम बोल रहा हूं, बैलेंस शीट। हाँ, समझ में आ रहा है? तो आप मान के चलो कि अलग अलग, जो जैसे आवास के लिए घर आया तो आवास के पैसे का अलग ब्यौरा रखना पड़ेगा, पचरी के लिए आया तो पचरी के लिए पैसा आपको अलग रखना पड़ेगा, इस तरह से। तो जो लेखा कई प्रकार के होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं लेखाओं। क्या कह रहे हैं? लेखाओं, अकाउंट्स, ठीक है, की जांच। और जांच मतलब यहाँ पर ऑडिट से है। जांच का मतलब किससे है? ऑडिट से। तो ऑडिट्स जो होगी किसकी? लेखाओं की। इसका शक्ति किसमें दिया गया है? 243J। तो 243J कहता है कि पंचायतों को राज्य के द्वारा दिए जाने वाले वित्त या पैसे की जांच करने के लिए एक क्या होगा? आपका डिपार्टमेंट होगा, जिसका नाम है क्या? स्थानीय निधि संपरीक्षक। तो व्यापम के द्वारा जो जूनियर ऑडिटर और सीनियर ऑडिटर का सिलेक्शन होता है, उन्हीं लोग को पंचायत में जाकर के उनके अकाउंट्स की क्या करनी होती है? जांच करनी होती है। वो भी बड़ा प्रॉफिट का विषय है। तो 243J समझ में आ गया? तो 243J क्या है? जे फॉर जांच। जांच मतलब उनके अकाउंट्स की जांच। क्लियर हो गया? तो 243I भी हो गया, 243 क्या हो गया? जे भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई जे के बाद क्या आएगा? के। क्या आएगा? के। मिटा दो इसको, ये चलिए नया पेज ले लेता हूं। तो 243K, 243K में है निर्वाचन आयोग। 243 में क्या है? निर्वाचन आयोग। तो देखिए 243K राज्य निर्वाचन आयोग। क्या हो गया? राज्य निर्वाचन आयोग। 243K राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए ध्यान से सुनना, भारत में इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस कौन कौन से होते हैं, ध्यान समझिए। एक चार्ट बनाता हूं। सबसे पहले देखिए, एक इलेक्शन होता है भारत में राष्ट्रपति का, एक इलेक्शन होता है भारत में उपराष्ट्रपति का, एक इलेक्शन होता है भारत में लोकसभा का। किसका होता है? लोकसभा। एक इलेक्शन होता है भारत में राज्यसभा, ठीक है। फिर एक इलेक्शन होता है विधानसभा, हो गया। और फिर एक इलेक्शन होता है विधान परिषद। विधान परिषद उन्हीं राज्यों में होता है जिन राज्यों में आपके विधान परिषद हैं। तो ये राज्य के आपके लेजिस्लेचर हैं, ये केंद्र के लेजिस्लेचर हैं। ये कहाँ के लेजिस्लेचर हैं? केंद्र के। और ये कहाँ हैं? राज्य के, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, राज्य के पास कंपलसरी नहीं है। तो सिर्फ 6 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास ये है, बाकी के पास ये नहीं है। यहां तक स्पष्ट हो रहा है बात भाई? ठीक। इन सब का इलेक्शन कराने के लिए हमारे पास होता है सेंट्रल इलेक्शन, ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? इसका वर्णन भारतीय संविधान के 324 में है। भारतीय संविधान की किसमें है? 324। तो भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, ठीक है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के कौन सा आर्टिकल में है? 324।
लेकिन अब नीचे आते हैं तो नीचे में स्थानीय चुनाव कराना होता है, एक पंचायत का और एक अर्बन बॉडी का, नगरीय निकाय का। ठीक है, पंचायत के अंतर्गत 3 इलेक्शन है, कौन कौन सा? ग्राम पंचायत का इलेक्शन, जनपद पंचायत का इलेक्शन और आपका जिला पंचायत का इलेक्शन। और अर्बन बॉडी के अंतर्गत भी 3 इलेक्शन है, एक का नाम है क्या? नगर पंचायत, एक का नाम है नगर पालिका और एक का नाम है नगर निगम। शॉर्ट वर्ड में हम यही कहते हैं, पंचायत, पालिका और निगम। तो इन दोनों का इलेक्शंस कराने के लिए आपका क्या होता है? राज्य निर्वाचन आयोग। क्या बोलते हैं इसको? राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किसमें है? 243 के। किसमें रे भाई? 243 के। और केंद्रीय वित्त आयोग का वर्णन किसमें है? 324। तो प्रत्येक राज्य में स्थानीय निकायों के स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग होगा। स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग। कोई डाउट है क्या यहाँ पे? पक्का? ठीक। अब देखिएगा, जो आपका राज्य निर्वाचन आयोग है इसमें भी संरचना होगा। ठीक, संरचना मतलब समझते हो? कंपोजिशन। संरचना मतलब क्या हो गया? कंपोजिशन। मैं किसके कंपोजिशन को पढ़ा रहा हूं? राज्य निर्वाचन आयोग के। तो राज्य निर्वाचन आयोग में एक अध्यक्ष होगा। क्या होगा? एक अध्यक्ष, और जनरली 2 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, ध्यान समझिएगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग का कितना अध्यक्ष? एक अध्यक्ष। और कितना सदस्य? 2 सदस्य। ठीक, जनरली इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जनरली इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। लेकिन ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है उसकी इच्छा तक। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट करने वाला जो एथोराइज्ड पर्सन है, वो एथोराइज्ड पर्सन कौन है? राज्यपाल। तो राज्य निर्वाचन आयोग अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। पर राज्यपाल अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। राज्यपाल उसी की नियुक्ति करेगा जिसके नियुक्ति करने की सिफारिश सीएम करेगा। कौन करेगा? सीएम। तो सीएम के सिफारिश पर हम राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त कहते हैं, यहाँ पर एक्चुअल में अध्यक्ष नहीं कहते, मैंने अध्यक्ष गलत वर्ड लिख दिया। क्या बोलते हैं उसको? आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। तो एक आयुक्त। ठीक है, मेन बात क्या है कि राज्यपाल नियुक्ति करता है सीएम की सहायता से। तो किसको फोन कर रहा है भाई? अच्छा ठीक, मतलब तेरी भी कोई तो नहीं आगे बोल रहा था मैं। चलो बढ़े आगे। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। किसकी सलाह पर? सीएम की सलाह पर। इंपॉर्टेंट बात को ध्यान सुनना। ए मैडम देना उसको। अच्छा टिश्यू ला रही क्या? ठीक। तो राज्यपाल नियुक्ति करेगा सीएम की सलाह पर। लेकिन अगर इस आयुक्त को और मेंबर को यदि रिमूव करना हो, देखो इनकी पोस्ट की वैकेंसी कैसे कैसे होती है। पहला तो या तो इनकी नेचुरल डेथ हो जाए मान लो, या दूसरा कंडीशन हो सकता है कि वो खुद से रिजाइन दे दे। क्या हो सकता है? रिजाइन दे दे। तो भाई मृत्यु हो गई तो पोस्ट विकेंट हो गया, रिजाइन दे दिया तो पोस्ट क्या हो गया? विकेंट हो गया। लेकिन यदि उसकी मृत्यु नहीं हुई है, वो रिजाइन नहीं दिया है और उसको उसके पोस्ट से हटाना है, एक तो हो सकता है कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, उसको हटाना है। तो हटाने की शक्ति जो है वो राज्यपाल के पास नहीं है। वो राज्यपाल के पास नहीं है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। जनरली होता ऐसा है कि जो नियुक्त करता है वही हटाता है। जो नियुक्त करता है वही क्या करता है? हटाता है। पर निर्वाचन आयोग, याद रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं? निर्वाचन आयोग। और एक आपका होता है हम लोग का जो पीएससी याद रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग। इन दो के अध्यक्ष दे दे और मेंबर्स को, अध्यक्ष और मेंबर को अपॉइंटमेंट तो राज्यपाल करता है पर उनको हटा नहीं सकता राज्यपाल। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। पर राष्ट्रपति भी अपनी मर्जी से नहीं हटाएगा, राज्यपाल भी अपनी मर्जी से, सॉरी राष्ट्रपति भी अपनी मर्जी से नहीं हटाएगा, पहले उसकी जांच करवाएगा। ओ प्राची कहाँ थे? ध्यान है? हाँ सुन रही है ना? ठीक। तो राष्ट्रपति भी अपने मन से नहीं हटाएगा, पहले उसकी जांच करवाएगा। जांच करवाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजों से, और सुप्रीम कोर्ट के जज, समझ में आ रहा है, उसके मिसकंडक्ट और फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी, 2 वर्ड कहा मैंने, क्या? मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट मतलब उसका बुरा आचरण, बुरा व्यवहार, और मैं क्या बोल रहा हूं? मेंटल फिजिकल डिसेबिलिटी अर्थात शारीरिक मानसिक असक्षमता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जांच रिपोर्ट में कह दे
नहीं पता, भूल गया हूँ शायद, मैं भक्ति भक्त आया हूँ, ठीक है, के आधार पर उनको पद मुक्त करेगा, मतलब वो पद मुक्त करने के लिए कहेगा, तो पद मुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, याद रहेगा, पक्का। तो अध्यक्ष जिसको हम आयुक्त कहते हैं, और दूसरा क्या हो गया हमारा? सदस्य, तो उनको नियुक्ति कौन करेगा? पर पद मुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। पर पद मुक्ति किसकी सिफारिश से? सुप्रीम कोर्ट के सिफारिश से। किसके सिफारिश से? सुप्रीम कोर्ट के जांच रिपोर्ट से, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के जांच रिपोर्ट से राष्ट्रपति क्या करेगा भाई? पद मुक्त करेगा, याद रहेगा, ठीक। और नियुक्ति कौन करेगा? लेकिन इनको त्याग पत्र देना हो तो किसको देंगे? राष्ट्रपति के राज्यपाल? राज्यपाल, स्पष्ट है। तो 243 के हो गया। अब बोलेगा इनका काम क्या क्या है, तो मोटा मोटी सुन लो। इन सब के लिए क्या कराना? चुनाव कराना, चुनाव कराने का डेट जारी करना, आचार संहिता का पालन करवाना, चुनाव का चिन्ह आवंटित देना, जैसे कि गिलास छाप, चश्मा छाप, छाता छाप, बीड़ी छाप, सब जान रहे हो ना, तो ये सब चुनाव चिन्ह कौन जारी करेगा? आपका राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा, मतदाता सूची बनाएगा, क्या बनवाएगा? मतदाता सूची। साथ ही साथ मैंने क्या बोला कि आचार संहिता का लागू करवाएगा, चुनाव कराने की घोषणा करेगा, ये सब काम किसका होगा? राज्य निर्वाचन आयोग का। कोई डाउट है और किसी को? तो 243 के खत्म हो गया। के बाद क्या आएगा बताओ? एल। एल फाल लागू होना। एल फाल क्या बोल रहा हूं मैं? लागू होना। तो पंचायती राज कानून का कौन कौन जगह पर लागू होगा, इस बात को लेकर के 243 एल। मैं क्या है, पंचायती राज के ओ तक के आर्टिकल को खत्म कर देता हूं, सोच रहा हूं, ठीक है 5 मिनट। तो 243 एल, तो एल में लिखो कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज का लागू होना, कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज कानून का लागू होना, पंचायती राज कानून का लागू होना। स्वधा समझ में आ रहा है? ओए स्वधा, तेरा ध्यान नहीं था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, चलो आगे बढ़े। तेरे बाद में स्वधा नाम अभी अभी किसी को और देखा, और आ गई एक और। हाँ, मेरे दोस्त की बेटी, तो मेरा एक दो दोस्त है, लोरमी का दोस्त है, उसकी जो वाइफ है यहाँ तखतपुर में कहीं पे पोस्टेड है, तो छुट्टी लेना पड़ता है, जिसको बोलते हैं चाइल्ड केयर लीव। महिला अगर जॉब में है तो उसको क्या मिलता है? चाइल्ड केयर लीव। उसके बच्चे के 18 साल के होते तक कभी भी 2 साल का चाइल्ड केयर लीव है विथ सैलरी, 2 साल की छुट्टी विथ सैलरी, चाहे सैलरी जितनी भी हो। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अब थोड़े वो ज़्यादा हो गए हैं, कुछ कुछ लफड़े, ऑनलाइन कराना है ये वो सब। तो उसने मुझे बोला कि भैया आप बिलासपुर में हो, थोड़ा सा ऐसा वैसा, तो मैंने बोला ठीक है, लोरमी में है। तो मैंने बोला भेज भाई, मैं पूछने गया क्या क्या लगेगा बताओ, कैसा, जो भी मेरे जो भी अपने रिलेशन है उसके बेसिस पर। तो मैंने उसके सब चीज़ तो मंगा लिया, सब दे दिया। फिर में बोले यार सब तो दे दिए, बच्चे का तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो मैं बोला अच्छा ठीक। तो उसको बोला भाई बर्थ सर्टिफिकेट, तो बर्थ सर्टिफिकेट में नाम पढ़ा स्वधा त्रिपाठी। मैं कहा अच्छा, एक और खतरनाक, मतलब ठीक है, मैं कहा एक ही स्वधा पर्याप्त थी, हमारे पास दूसरी आ गई। चलो तो खैर आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज क्षेत्रों का लागू होना कहां पर? कुछ क्षेत्रों में। और कुछ क्षेत्रों का मतलब है बेटा यहाँ पर आपका केंद्र शासित प्रदेश, यूटी। भाई पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, लिखा था, तो पंचायती राज केवल राज्यों पर लागू होते, पर हमने 243 एल में स्पष्ट कर दिया कि पंचायती राज कहाँ लागू होंगे? यूटी में भी लागू होंगे। यूटी मतलब क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेशों में भी। पर यूटी में एक यूटी है जहां पर ये लागू नहीं है, जिसका नाम है क्या? दिल्ली। कोई बता सकता है कि दिल्ली में क्यों लागू नहीं है? अरे पगला, दिल्ली में एक तो गांव नहीं है। दिल्ली में यदि गांव होता तो दिल्ली में भी लागू होता, पर दिल्ली पूरी तरह से क्या है? शहर है। दिल्ली नगर पालिका है पूरी तरह से, ठीक है, इसलिए वहां पर लागू नहीं है। स्पष्ट है? बाकी सारे नगर, सारे केंद्र शासित प्रदेश में वो क्या है? लागू है। तो 243 एल के बाद क्या आएगा? 243 एम। एम का मतलब मनाही, एल मतलब लागू, ये कोड है ना, तो एल मतलब लागू है, एम मतलब मनाही। तो सेम बात, कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज का लागू न होना। ऊपर में क्या लिखे हैं? एल में लागू होना, और यहां पर क्या लिख रहे हैं?
लागू न होना। तो एल मतलब पंचायत के अलावा वह केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा, सिर्फ किसको छोड़कर, दिल्ली को छोड़कर। दिल्ली को छोड़ने का कारण क्या है कि दिल्ली में एक भी ग्रामीण एरिया नहीं है। 243 एम में बोलता है कि कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज का लागू ना होना, तो राज्यों में भी ये लागू नहीं है, कुछ कुछ जगह पर, ठीक है, कुछ कुछ जगह पर राज्यों में क्या नहीं है, लागू नहीं है। तो लागू नहीं है उन राज्यों का नाम लिख लो, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों में लागू नहीं है। इन 4 राज्यों में लागू नहीं होने का कारण यह है कि हाँ ऑलरेडी हमारे भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची के तहत, भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची के तहत, फिर से बोल रहा हूं, भारतीय संविधान कौन सा अनुसूची, 6वीं अनुसूची के तहत यहाँ पर आपका एक काउंसिल होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला परिषद। जो मेरे से भारतीय संविधान शुरू में पढ़े हो उनको जिला परिषद के बारे में बताया हूं। तो इन 4 राज्यों में जनजाति लोग ज्यादा रहते हैं, जनजातियों की अपनी अपनी क्या होती है, मान्यता होती है, उनका अलग अलग रहन सहन, खान पान, संस्कृति होता है। तो रहन सहन, खान पान, संस्कृति पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए यहाँ पर जिला परिषद का गठन किया गया है, जो जस्ट लाइक जिला पंचायत के समान क्या करता है, काम करता है, वहां का डेवलपमेंट करना, वहां की स्थानीयता को मेंटेन करना। इसीलिए वहां पर अलग से जिला पंचायती राज कानून लागू नहीं की जाती। 4 राज्यों को समझ में आ गया पक्का। उसके अलावा लिख लो नागालैंड, दार्जिलिंग, नागालैंड, दार्जिलिंग, नागालैंड, दार्जिलिंग, ठीक। पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, पर अब जम्मू कश्मीर में क्या है, लागू है। हो गया, ठीक। तो 243L, 243M, अब आ गया 243N। N मतलब न्यू, N मतलब न्यू, नया कानून, N मतलब न्यू, न्यू मतलब नया कानून। तो तुम सबको पता है कि पंचायती राज केंद्र सूची का विषय है कि राज्य सूची का विषय है। कानून बनाने की शक्ति पंचायती राज पर राज्य को है कि केंद्र को है। अगर बोलेगा पंचायती राज पर संशोधन करने की शक्ति किसको है, संविधान में, संविधान में, तो ठीक है पक्का। लेकिन पंचायती राज अगर एक बार संविधान में जुड़ गया तो उसको लागू करने के लिए राज्य में किसके पास कानून बनाने की शक्ति है, राज्य को। किसके पास है, राज्य को। तो राज्य को शक्ति किसमें दिया गया है कहेगा तो 243N। तो राज्य में कानून बनाने की शक्ति विधानसभा को होगी, समझेगा। तो पंचायती राज पर, ठीक है, निरंतरता बनाए रखने के लिए, मतलब उसको कंटिन्यू करने के लिए, हो गया, निरंतरता बनाए रखने के लिए कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति किसको भाई, विधान मंडल को, राज्य विधान मंडल को, स्टेट लेजिस्लेचर को। और इसी पावर का यूज किया है कौन, छत्तीसगढ़ सरकार। और क्या बनाया इस पावर का यूज करके, छत्तीसगढ़ पंचायती राज कानून। तो इसी का अधिकार हर राज्य यूज करता है, अपने अपने राज्य के लिए क्या बनाता है, पंचायती राज कानून। लास्ट आर्टिकल, और इस तरह से भारतीय संविधान का भाग 9 खत्म, जिसका नाम है क्या, 243O। कल से हम पंचायती राज शुरू कर देंगे छत्तीसगढ़। आज से इंडियन जीएस खत्म हो जाएगा और कल से सीजीजीएस शुरू हो जाएगा। 243O, O फॉर ऑब्जेक्शन, O फॉर ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मतलब वर्जन, वर्जन, समझ में आ गया। ये कहता है कि यदि पंचायत के इलेक्शन में, निर्वाचन में कोई विवाद हो, कोई क्या हो, विवाद हो, तो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, प्राइमरी, समझ में आया। तो ये जुडिशरी के इंटरफेरेंस को बैन करता है, बैन ऑफ जुडिशरी इंटरफेरेंस ऑफ पंचायत इलेक्शन। क्लियर होगा, बैन ऑफ, समझ में आ रहा है, जुडिशरी इंटरफेरेंस ऑफ पंचायत इलेक्शन। पंचायत के इलेक्शंस डिस्प्यूट बोलो, पंचायत इलेक्शन डिस्प्यूट्स। तो पंचायत इलेक्शन डिस्प्यूट्स के मामले में हमारा जुडिशरी सिस्टम, न्यायपालिका इंटरफेयर नहीं करेगा। कौन कहता है, 243O। डाउट है किसी को, ठीक। तो 243O कहता है कि पंचायत के इलेक्शन के डिस्प्यूट्स में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो अगला सवाल है, कौन हस्तक्षेप करेगा,
तो ग्राम पंचायत के मामले में करेगा एसडीएम। ग्राम पंचायत के मामले में एसडीएम। यदि ग्राम पंचायत का आपका डिस्प्यूट है तो कौन करेगा? एसडीएम। लेकिन अगर मान लीजिए ये डिस्प्यूट्स क्लियर हो रहा है, जनपद पंचायत के लिए है तो कौन करेगा? कलेक्टर। कौन करेगा? कलेक्टर। लेकिन यदि ये डिस्प्यूट्स जिला पंचायत के इलेक्शन में है तो कौन करेगा? डायरेक्टर ऑफ पंचायत। कौन करेगा? डायरेक्टर ऑफ पंचायत। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्राम पंचायत के इलेक्शन डिस्प्यूट्स का इंटरफेरेंस कौन करेगा? एसडीएम। जनपद में कलेक्टर और जिला में डायरेक्टर ऑफ पंचायत। हिंदी में क्या बोलेंगे? संचालक पंचायत। लेकिन न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कौन से लेवल पर? प्राइमरी लेवल पर। कौन से लेवल पर? कलेक्टर के फैसले के बाद कोई पक्ष संतुष्ट नहीं है, उसको लगता है कलेक्टर ने गलत फैसला दे दिया, तो फिर वो जा सकता है कहां? कोर्ट। आप समझ में आया? पर पहले लेवल पर कोर्ट नहीं जा सकता। पहले लेवल पर एसडीएम, कलेक्टर और डायरेक्टर ऑफ पंचायत डिसाइड करेंगे। उनके फैसले से तुम संतुष्ट नहीं हो तो जाओ कोर्ट। क्लियर हुआ? तो प्राइमरी लेवल पर इंटरफेरेंस जुडिशरी नहीं करेगी। जुडिशरी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है वो करेगा। एसडीएम, कलेक्टर एंड डायरेक्टर ऑफ पंचायत, ग्राम, जनपद, जिला। आगे बोल रहा हूं, कल मैं पढ़ाऊंगा आपको छत्तीसगढ़ पंचायती राज 1993 और छत्तीसगढ़ पंचायती राज 1993 बनाने की शक्ति भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? 243 एन। कौन देता है? 243 एन। इसी पावर का यूज करके छत्तीसगढ़ अपने लिए कानून बनाएगा पंचायती राज का। पर छत्तीसगढ़ 93 में तो था नहीं। छत्तीसगढ़ किसमें था? मध्य प्रदेश। तो पहले कौन सा कानून बनेगा? मध्य प्रदेश पंचायती राज कानून। फिर वो 93 से लेकर 2000 तक छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश पंचायती राज कानून लागू होगा। 2000 के बाद फिर छत्तीसगढ़ का खुद का जब विधानसभा बन जाएगा तो अपने लिए क्या बना लेगा? छत्तीसगढ़ पंचायती राज कानून। क्लियर हुआ?